अच्छा, इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर, बड़ी तादाद 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान। और इसको दुनिया बड़ी गहरी नज़र से देख रही है, ऐसे में कि जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात शदीद ख़राब है, ऐसे में तालिबान का ईरान जाना, देखिए मैंने आपको बता दिया कि ईरान और अफगानिस्तान के ख़ास तौर पे तालिबान के ताल्लुकात कभी नहीं बेहतर रहे। उसके बावजूद यानी दो सोचें ईरानी एंटी अमेरिका, तालिबान एंटी अमेरिका। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे। अच्छा, जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, दो चीज़ें हैं। पहली तो हिंदुस्तान ने जो एड भिजवाई ईरान के रास्ते, उससे तालिबानी बहुत ही ज़्यादा जो दवाइयाँ भिजवाई बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जो है वो दबा के हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। और इसमें जो है हमको तालिबान का झुकाव इंडिया की तरफ थोड़ा आजकल ज़्यादा दिख रहा है, और वो पाकिस्तान के तो किस तरह से विरोध में है वो तो बॉर्डर की खबरें सुनकर आप सब जान ही रहोगे। लेकिन दूसरी चीज़ बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम देखें गल्फ़ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही थी, ईरान वर्सेस सऊदी प्लस इज़राइल प्लस यूएसए प्लस फला देश, वो अब देखिए आप अफ़गानिस्तान तक और पाकिस्तान तक भी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आप मानिए ना मानिए, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर का रूप ले रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बिल्कुल बगल तक आ गई। अफ़गानिस्तान में उधर ईरान के सपोर्ट में कूदा है, और अब देखिए एक दो दिन में, कुछ मतलब जल्दी ही समय में पाकिस्तान भी इसमें कूदेगा। तो फिर ये चीज़ कैसे फैल रही है, पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। असल खबर यह है कि ईरान 1996 और 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत थी, उस हुकूमत को ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ने किया हुआ था, दुनिया में बेशुमार मुल्कों ने किया हुआ था। ईरान एक अहम पड़ोसी है। ईरान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है ना, जो बॉर्डर है, वो 900 किलोमीटर तक लंबा है। अब तालिबान का दुश्मन अमेरिका, ईरान का दुश्मन अमेरिका, अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, अब दोनों करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, और इसको दुनिया बड़ी गहरी नज़र से देख रही है। ऐसे में कि जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात शदीद ख़राब है, ऐसे में तालिबान का ईरान जाना, देखिए मैंने आपको बता दिया कि ईरान और अफगानिस्तान के ख़ास तौर पे तालिबान के ताल्लुकात कभी नहीं बेहतर रहे। उसके बावजूद यानी दो सोचें ईरानी एंटी अमेरिका, तालिबान एंटी अमेरिका। अब सबसे अहम बात क्या है जिसकी मुझे फिक्र हो रही है, वियना के अंदर ईरान और अमेरिका की जोरी टॉक्स चल रही हैं। ऐसे में ईरान की जानब से यह कदम उठाना, ये इन टॉक्स को बड़ी हद तक मशकूक कर देता है। फिर एक और रिपोर्ट आई है अल जजीरा की, ईरान लाइकली स्मगलिंग वेपन्स टू यमन। यूएन की रिपोर्ट आई है कि ईरान जो है वो यमन के अंदर हथियार, असला स्मगल करता है। बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दुनिया को पहले भी पता है ईरान यमन को सपोर्ट करता है, और अगर यमन को सपोर्ट करता है तो इसमें बुरी क्या चीज है? सऊदी कोलेशन है ना, सऊदी कोलेशन है, सऊदी अरब का इत्तेहाद है, पाकिस्तान समेत बेशुमार उसके साथ मुल्क हैं। ये तो मुनाफिकत हो गई ना कि सऊदी अरब का इत्तेहाद मंजूर है, ईरान का इत्तेहाद मंजूर नहीं है। ईरान अगर हेल्प कर रहा है, ये अरब न्यूज़ लिखता है कि ईरान जो वियना के अंदर न्यूक्लियर टॉक्स हो रही ना, उससे फायदा उठा रहा है। उससे फायदा उठाते हुए ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को असला देने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये अरब न्यूज़ कहता है कि खित्ते के अंदर ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, ईरान ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं उनको असला देने के लिए। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है, और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है।
इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पे जो खर्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका ख़र्चा भी देना पड़ेगा। तो जब आप इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं, तो हम तो एक तरफ ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे। अच्छा, अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी के जी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर फैजुल्ला जलाल। अब तालिबान को यह बात पसंद नहीं आई और तालिबान को यह लगा कि अगर इस तरह से प्रोफेसर जैसे लोग तनकीद करना शुरू कर देंगे तो ट्रेंड बन जाएगा, लोग तालिबान की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रोफेसर फैजुल्ला जलाल को गिरफ्तार किया और यह तालिबान की सबसे बड़ी गलती थी। तालिबान को चाहिए था कि अपनी इमेज बेहतर करते, यानी दुनिया तालिबान से डरी हुई है, सहमी हुई है। हर किसी को हक है कि वो तनकीद कर सकता है, खास तौर पे किसी भी मुल्क का, किसी भी हुकूमत का इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो तनकीद बर्दाश्त करें। मैं हुकूमतों पर तनकीद करता हूं, मुल्कों पर तनकीद करता हूं, मुझ में भी ये होना चाहिए कि मैं भी अगर मुझ पे कोई तनकीद करता है तो मैं उसको बर्दाश्त करूं। साथियों, जिस तरीके से हमने बात करी, एक तो ये मुद्दा है जो अफगानिस्तान को एड मिली, तो ये हिंदुस्तान का एक डिप्लोमेटिक तरीका है कि कैसे अपनी जो है वो व्यवहार बढ़ाया जाए, कैसे अपनी जो है वो दोस्ती दूर बढ़ाई जाए और अपने विरोध में कोई ना उठे, पहले ही उसको इतना लाद दो, पहले ही उसको इतना आसान तले लाद दो कि कोई हमारा विरोध कल को ना कर पाए। करेगा तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई अकेले में छुप कर दिया नहीं है, पूरी दुनिया के सामने दिया, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे, पूरी दुनिया उसको बोलेगी देखो हिंदुस्तान ने तुमको ऐसे किया था, तुम उसी को आंखें दिखा रहे हो, तो उसी की इज्जत डाउन हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ है कि जो ये मिडिल ईस्ट का झगड़ा था, जो तकरीबन पिछले हम देख रहे हैं कि 8-10 सालों से तो बराबर चल ही रहा है, उग्रवादी रूप में, मतलब कभी बुझता है फिर चालू, फिर बुझता है चालू, ऐसे वो चल ही रहा है। पहले एक लंबे समय तक ये सिर्फ और सिर्फ ईरान वर्सेस सऊदी रहा, लंबे समय तक ईरान वर्सेस सऊदी रहा। अब इसमें आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा देश हर थोड़े थोड़े दिनों में ऐड होते जा रहे हैं। तकरीबन यमन में, तो यमन तो इसका अभी बैटल ग्राउंड बना हुआ है, इसमें इजराइल भी खुले तौर पर अब शामिल हो चुका है, फ़िलिस्तीन वगैरह तो वो सब तो शामिल है ही, और तकरीबन मिडिल ईस्ट पूरा इसमें शामिल हो चुका है। यूएस इसमें आ ही चुका है, यूएस की नज़रें हैं, हालांकि यूएस डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो भी इन्वॉल्व है। अब ईरान के सपोर्ट में जहाँ पे ये अफ़गानिस्तानी जो तालिबानी है ये कूदते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ हम देखें तो जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें भी वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से आती जा रही है। ये टेंशन का विषय भी है, ये सोच का विषय भी है, और ये कई मायनों में इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान ये कूदा है तो इन मानिए ना मानिए कल को पाकिस्तान भी अपने आप कूदेगा, और ये बात सबको पता भी है कि पाकिस्तान भी जो है वो कूदेगा, और एक तरीके से अभी तो वो दर्शक के रूप में पाकिस्तान है, लेकिन अब वो उसमें भी कूदेगा। अब वो चाहे सऊदी वाले ग्रुप में जाए चाहे ईरान वाले ग्रुप में जाए, सऊदी वाले ग्रुप में जाने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जैसा इसकी नीयत है, ये किसी के भी लॉयल नहीं रहेगा, ये इधर उधर घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। जहाँ चाइना जाएगा, चाइना भी क्योंकि अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि
वो सऊदी हो या फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट के और कई सारे कंट्रीज, उनको हथियार भी बेचता है और उनके साथ में और भी कई सारी डील्स भी चलती हैं। और 5G के मामले में यहाँ पर आप देखिए यूएस और चाइना का सीधा विरोध है, सीधा विरोध है। साथियों, आप में से कितने लोगों ने नॉस्ट्राडमस की भविष्यवाणियों के बारे में सुना होगा? अभी तक जितने भी भविष्यवाणी करने वाले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किसी की भविष्यवाणी सफल मानी गई हैं या सच मानी होती हुई देखी गई हैं, जो वास्तविकता में वो चीज़ सच हुई, वो नॉस्ट्राडमस ही थे। ऐसे ही इनकी कुछ भविष्यवाणियाँ इस चीज़ के भी ऊपर थी, जिसमें उनको डिकोड करने वाले, उनकी बातों को डिकोड करने वाले ये कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो अरब की धरती पर ही लड़ा जाएगा। अरब की धरती यानी कि आप सब जो समझते हैं उस चीज़ को, मिडिल ईस्ट पे वो लड़ा जाएगा और उसमें ये जितने हैं ये सब भारी तबाही होगी। ऐसा डिकोड करने पर ऐसे शब्द जो है वो सामने आए। हालांकि उसमें तो और भी शब्द थे, अगर उसमें और हम आगे जाएँ तो ये भी था कि रूस की सेना और हिंदुस्तान की सेना दोनों साथ में मिलकर अपनी पुरानी गलतियां भुलाकर अरब पर आक्रमण करेंगी। ऐसी चीज़ें उसमें हैं। जो लोग थोड़ा उसके बारे में रिसर्च रखते हैं वो सब इसके बारे में जानते भी होंगे। और भी उसमें आगे चलते हुए ये तक भी था कि चांद को मानने वाले जो हैं वो इसमें पूरी तरीके से आपसी में लड़के ख़त्म हो जाएंगे। और वो चीज़ हमको आज वास्तविकता में दिख भी रही है। वास्तविकता में अगर आप देखिए तो जो चांद को मानने वाले कौन है, आप सब जानते हैं, वो हो क्या जाएंगे, वो अभी से वो चीज़ चालू हो चुकी है और कितने तो इधर में निपट चुके भी हैं। तो इसी के साथ साथ में एक और चीज़ भी है, भविष्य पुराण के बारे में आप सब जानते होंगे। साथियों, भविष्य पुराण का अगर आप देखें तो उसमें इतिहास में 5000 पन्ने थे। आज के टाइम पे 50% ही उसका अवेलेबल है। कहा यह जाता है, जैसा दस्तावेज इतिहास के सामने आते हैं, कि मुग़लों के दौर में उसको जो बाकी के आगे के पेज थे उसमें ऐसी चीज़ें पढ़ी, खासतौर पर बाबर ने ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जिसको देख करके उससे सहन नहीं हुआ और उसने आगे के पेजेस जला दिए। और वही आज कारण है कि तकरीबन 2600-2700 पन्ने आज उसके अवेलेबल हैं, बाकी अवेलेबल नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।